नीरज को साफ तौर पर लगने लगा कि महक भी उनसे मन ही मन बेइंतहा प्रेम करने लगी है और नारी सुलभ लज्जा के कारण अपनी कोमल भावनाओं को शब्द नहीं दे पा रही है। नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है एसएमएस। पिछले कुछ दिनों से प्रोफेसर नीरज ना चाहते हुए भी अक्सर एकांत में मन ही मन स्नेहा और महक की तुलना करने लगे थे। स्नेहा उनकी पत्नी, शांत स्वभाव की, गृह कार्यों में दक्ष एक सुंदर स्त्री है जो न केवल अपने पति के प्रति समर्पित है बल्कि पति पर पूरा विश्वास करती है। पति को कैसे अपने आकर्षण में बांध कर रखा जाए, इस कला में भी वह निपुण है। केवल पति के साथ ही उसके मधुर संबंध नहीं है, सभी रिश्तेदारों व परिचितों के बीच भी अपने व्यवहार कुशलता की वजह से वह सराही जाती है। 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन में प्रोफेसर नीरज ने स्नेहा से इतना प्रेम पाया है कि उन्हें इस नैसर्गिक अनुभूति को पाने के लिए किसी अन्य के हृदय के द्वार पर दस्तक देने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। प्रोफेसर नीरज ने भी स्नेहा को सदा भरपूर प्रेम किया, जिसकी झलक स्नेहा के संतुष्ट और आभायुक्त मुखमंडल पर साफ दिखाई देती है। यानी नेहा सर्वगुण संपन्न एक ऐसी सुघड़ महिला है जिसका पति होने पर प्रोफेसर नीरज को गर्व रहा है। प्रोफेसर नीरज और स्नेहा के मधुर प्रेम का प्रतीक उनका लाडला श्यामल अब 7 वर्ष का हो चुका है, जिसे दोनों जी जान से चाहते हैं। महक अपने नाम के अनुरूप वातावरण को अपने रूप से सुवासित करती प्रोफेसर नीरज के विभाग में 5 माह पूर्व नियुक्त हुई थी, जो शीघ्र ही अध्यापकों व छात्र छात्राओं की प्रिय बन गई। वह 30-31 वर्ष की एक परिपक्व अविवाहित युवती है। महक के सर्वप्रिय होने का कारण महज उसकी सुंदरता नहीं है, उसका व्यवहार, बेबाकपन और सबसे बढ़कर दूसरों के लिए उसके हृदय में दया भाव उसे विशिष्ट बनाते। कभी कोई किसी समस्या में उलझा हो, महक झट से उस समस्या के समाधान ढूंढने में ऐसे डूब जाती मानो उसकी खुद की समस्या हो। विभागाध्यक्ष होने की वजह से प्रोफेसर नीरज जिस सम्मान के अधिकारी हैं, अपनी व्यवहार पटुता के कारण महक उनसे कहीं अधिक सम्मान करती। प्रोफेसर नीरज दिन भर अपने कार्यों में व्यस्त रहते, कभी विशेष कक्षाएं, कभी सेमिनार, तो कभी स्टाफ की दिक्कतों से जूझना। इन सबके बीच महक की उपस्थिति उन्हें ताजा हवा के झोंके के समान तनाव मुक्त कर जाती। दिन भर के सामीप्य ने प्रोफेसर नीरज के मन मस्तिष्क में महक की एक विशिष्ट जगह बना दी, जिसे किसी भी तरह असहज नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से यह एक सहकर्मी का दूसरे सहकर्मी के प्रति सामान्य झुकाव था। स्वयं प्रोफेसर नीरज इस बात से पूरी तरह आश्वस्त थे और कभी कोई अनुचित बात मुंह से ना निकले, इसका पूरा ख्याल रखते थे। पर मन को क्या बांध सके थे प्रोफेसर नीरज, जो अनायास ही भटक उठता। महक जब सामने होती तो गंभीर बने रहने के प्रयास में वे कभी कभी असहज हो जाते। जब वह चली जाती तो लगता कुछ रीत सा गया है। वाकई मन बड़ा हरजाई होता है, इसे जितना बांधो उतना ही उच्च श्रृंखल होता जाता है। मन में कोई चोर हो तो व्यक्ति कुछ ज्यादा ही सतर्कता बरतने लगता है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही बदलाव प्रोफेसर नीरज स्वयं में महसूस करने लगे थे। मन का यह चोर किसी दिन जबान के माध्यम से संदेह पैदा करने वाले अंदाज में प्रकट ना हो जाए, इसीलिए नीरज ने संयमित रूप से स्नेहा से महक का जिक्र करना आवश्यक समझा। एक दिन रात का खाना खाने के बाद नीरज ने स्नेहा को पास बैठाकर यूं ही कहा, जानती हो, नेह विभाग में एक नई प्राध्यापक आई है। महक बड़ी जहीन है। नीरज प्रेम से स्नेहा को नेह कहा करते थे। अच्छा, तो ये बात है, तभी मैं कहूं कि जनाब आजकल खिले खिले क्यों लगते हैं। स्नेहा ने हंसकर चुटकी ली। पत्नी की चुहलबाजी से नीरज का मन भी उत्फुल्ल हो उठा और स्नेहा को आलिंगनबद्ध करते हुए भावुक होकर बोले, मेरी खुशियां और गम तो तुमसे नियंत्रित होती हैं नेह। तुम खुश
तो मैं खुश, तुम उदास तो मैं उदास। अरे, आप तो गंभीर हो उठे, मैं तो मजाक कर रही थी। स्नेहा ने नीरज का मुखड़ा अपने और करीब लाकर कोमल स्वर में कहा, अच्छा बताइए, महक कहाँ की रहने वाली है और उसके परिवार में कौन कौन है? पर नीरज के चतुर मन ने उन्हें भविष्य के खतरे का आभास करा दिया था। इस विषय पर अधिक चर्चा करके वे मन में छिपे चोर को जाहिर होने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। सो फौरन बोले, छोड़ो भी जान, किसी दूसरे के बारे में जानने से अच्छा है कि आज हम जी भर कर एक दूसरे को जान लें। कहकर नीरज ने स्नेहा को अपने बाहों पास में जकड़ लिया और एक मस्तानी प्रेमी की भांति अपनी शर्माती सकुचाती पत्नी को प्रेम रस में भिगोने लगे। उस दिन के बाद नीरज ने स्नेहा के समक्ष कभी भी महक का जिक्र नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि पत्नी के मन में शंका के बीज प्रस्फुटित हों। उनके लिए उनका दाम्पत्य महत्वपूर्ण था और उस पर कोई आंच वे नहीं आने देना चाहते थे। महक का प्रसंग उनके दिल का मामला था और आजकल वे इस तरह के संबंध की वकालत मन ही मन करने लगे थे। पत्नी के प्रति उनका प्रेम उतना ही प्रखर था जितना उनकी भावनाओं में महक की घुसपैठ से पहले था। धीरे धीरे महक नीरज के पूरे वजूद पर छाती चली गई। अब वे महक से ना सिर्फ खुलकर बातें कर लेते थे बल्कि सीमा का ध्यान रखते हुए यदा कदा चुहल भी कर लेते थे। महक भी निश्चल भाव से प्रोफेसर नीरज से अपनी बातें कह देती, जिसे नीरज बड़े ध्यान से सुनते और अपनी राय देते। नीरज के मन में प्रेम का एक तरफा ज्वार उमड़ता, जिसे वे चतुराई से मन में ही दबा लेते। स्नेहा को ना तो अपने पति पर कभी शक था और ना कभी उसने पति के व्यवहार में कोई परिवर्तन महसूस किया। अलबत्ता जिस दिन से नीरज ने महक का नाम उनके सामने लिया था, उस दिन से उसने अपने मन को गाहे बगाहे विचलित होते पाया था। पहले जब कभी भी नीरज कॉलेज से देर से घर पहुंचते थे, स्नेहा बेचैन सी इधर उधर घूमती, उनकी राह तकती रहती। पति के देर से आने पर बेचैन तो स्नेहा अब भी होती, पर इस बेचैनी में एक अंदेशा भी घुला होता। हालांकि स्नेहा ने नीरज पर अपने इस संशय को कभी जाहिर नहीं होने दिया था, पर नीरज के मन में छिपे चोर ने इसे बखूबी भांप लिया था। स्नेहा के मन में उनके और महक के संबंधों के प्रति कोई शक पनप चुका है, इसकी पुष्टि एक दिन हो ही गई। एक दिन नीरज कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वे नहाने के लिए बाथरूम में घुसे ही थे कि उनका मोबाइल फोन बज उठा। वे झटपट तौलिया लपेटकर बेडरूम की ओर लपके, जहां उनका मोबाइल रखा था, पर दरवाजे पर पहुंचकर वे ठिठक गए। देखा कि स्नेहा ने उनका मोबाइल उठाया हुआ है और बजाय कॉल सुनने के वह स्क्रीन पर चमक रहे नंबर को एक कागज पर नोट कर रही थी। थोड़ी देर में फोन कट गया और अब स्नेहा जल्दी जल्दी मोबाइल के कीपैड दबा दबा कर उनमें फीड नंबरों को देख रही थी। नीरज दबे पांव वापस बाथरूम में घुस गए। चतुर नीरज ने महक का मोबाइल नंबर अपने फोन में फीड नहीं कर रखा था, पर उन्हें जिस बात की आशंका थी वही हुआ, यानी स्नेहा को शक हो चुका था और उसी शक की पुष्टि वह करना चाह रही थी। उधर जिसकी वजह से नीरज और स्नेहा के मध्य संशय के बादल मड़नाने लगे थे, वह दोनों के मनों की उथल पुथल से अनजान स्वयं में मस्त थी। वही बिंदास अंदाज और वही निश्चल मुस्कान मुखड़े पर सजाए वह सबसे मिलती जुलती। तमाम खतरों के बावजूद नीरज अपने दिल में महक को एक विशिष्ट जगह देने से बाज नहीं आ रहे थे। यह जानते हुए कि स्नेहा को उन पर शक हो चुका है, वे दोहरे व्यक्तित्व को जीने लगे थे। घर में होते तो नेह नेह की रट लगाए रहते, जिसका प्रत्युत्तर स्नेहा भी भरपूर प्रेम का प्रदर्शन करके देती। नीरज जब कॉलेज पहुंचते, उनके रोम रोम में महक की महक होती। एक चतुर प्रेमी की भांति पूरी सतर्कता बरतते हुए वे महक का अधिक से अधिक सानिध्य पाने का प्रयत्न करते और अक्सर सफल भी होते। अब उन्हें पत्नी से मानसिक बेवफाई करने का कोई रंज नहीं होता था। स्नेहा की अवस्था कम दुरूह नहीं थी, उसके मन में भी एक चोर छिपा था,
जब भी नीरज उसे प्यार करते, उसका मन उसे महक की याद दिला देता, जिसे वह भरसक प्रयत्न करके मुखर होने से रोकती, ताकि पति के प्रेम में कोई बाधा न आए। यह काम उस जैसी सीधी सरल स्त्री के लिए इतना आसान नहीं था, पर उसके लिए भी दाम्पत्य से महत्वपूर्ण कुछ और नहीं था, और इसे हर कीमत पर बचाना चाहती थी। उस दिन प्रोफेसर नीरज जरा देर से कॉलेज पहुंचे। थोड़े उद्विग्न थे। बरसों से वे जिस मकान में रह रहे थे, वह उन्हें 1 महीने के अंदर खाली करना था। विदेश में बस चुके मकान मालिक ने एक स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से उस घर का सौदा कर डाला था। प्रोफेसर नीरज ने फोन से गृह स्वामी को कुछ माह तक घर ना बेचने का आग्रह किया, तो उसने सपाट स्वर में उत्तर दिया, आपको उस घर से इतना ही मोह है तो आप ही खरीद लें। मैं डीलर से पहले सौदे को रद्द करने को कह दूंगा। पर घर खरीदना इतना आसान होता तो नीरज कब का खरीद चुके होते। अपनी 2 बहनों के विवाह की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी, जिसमें उनकी तमाम जमा पूंजी खर्च हुई ही दहेज लोभियों को तृप्त करने के लिए बैंकों से भी अच्छा खासा लोन लेना पड़ा था, जिनकी किस्तें आने वाले कई सालों तक नीरज और स्नेहा को हाथ बांध कर खर्च करने पर विवश करने वाली थी। इसी ऊहापोह में डूबे नीरज जब उस दिन कॉलेज आए तो उनकी बेचैनी सभी ने महसूस की, पर सबसे पहले पूछा महक ने, क्या बात है सर, किसी गंभीर समस्या में उलझे हैं क्या? महक के स्वर का अपनापन मानो प्रोफेसर नीरज की आधी समस्या हल कर गया। वे उदास लहजे में बोले, कुछ खास नहीं महक, एक छोटी सी निजी समस्या के कारण जरा परेशान हूं। मगर महक कहाँ चूकने वाली थी। उसने प्रोफेसर नीरज से तो कुछ नहीं कहा, पर प्रोफेसर नीरज के क्लासरूम जाते ही उसने घर पर फोन मिला दिया। भाभी जी, मैं महक बोल रही हूँ। हमारा अभी आपस में परिचय तो नहीं है, पर सर को परेशान देखकर लगा कि आप लोग किसी परेशानी में हैं। उन्होंने पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। आप उचित समझें तो अपनी उलझन मुझे बताएं, शायद मैं आप लोगों के कुछ काम आ सकूं। अधिकार और अपनत्व में पगे महक के आग्रह को स्नेहा ने दिल से महसूस किया और सारी बातें विस्तार से बता दी। वैसे भी इस कठिन समय में स्नेहा को एक सहृदय शुभ चिंतक की आवश्यकता थी, और महक ने अपनी व्यवहार कुशलता से उसके दिल में जगह बना ली। उसी शहर में महक के मामा जी का एक अच्छा खासा बड़ा मकान था, जो उनके प्रवास की वजह से खाली पड़ा था। मामा जी 2 वर्ष के लिए अपने पुत्र के पास स्टॉकहोम गए हुए थे। फिर क्या था, महक ने तत्परता दिखाकर उस घर का एक हिस्सा प्रोफेसर नीरज और उनके परिवार के रहने के लिए हासिल कर लिया। प्रोफेसर नीरज प्रारंभ में झिझके, पर महक के स्नेहपूर्ण आग्रह और उनकी नेक नियति को ना तो नीरज नकार सके, ना ही स्नेहा। आगामी रविवार को वे उस घर में रहने चले आए, यह सोचकर कि 2 वर्षों के अंदर कोई ना कोई अस्थायी व्यवस्था कर लेंगे। महक ने प्रोफेसर नीरज की मदद एक नेक दिल इंसान की तरह की थी, पर इस घटना से नीरज और स्नेहा के मन पर अलग अलग असर हुआ था। प्रोफेसर नीरज के दिल में महक की जगह और पुख्ता हुई थी, वहीं स्नेहा के मन में संशय के बादलों का रंग जरा और गहरा हो गया था। नए घर में पहली रात सोने से पहले नीरज ने स्नेहा से भरपूर प्रेम किया। थोड़ी देर में स्नेहा सो गई तो नीरज चुपके से उठे और अपना मोबाइल लेकर बालकनी में आ गए। महक ने उनके लिए जितना किया था, उसके नेपथ्य में वे साफ साफ महक के दिल में अपने प्रति प्रेम की खुशबू का अनुभव कर रहे थे। दिन भर तमाम व्यस्तताओं के बीच उन्हें महक से एक बार भी बात करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, और वे अब उससे बात करने को बेचैन हो उठे थे। वे वैसे ही महक के रूप गुण से बुरी तरह प्रभावित थे। इस नई छवि ने तो मानो उन पर जादू सा कर दिया था। अब उन्हें महक से अपने दिल की बात कहने में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। नीरज को साफ तौर पर लगने लगा कि महक भी उनसे मन ही मन बेइंतहा प्रेम करने लगी है, और नारी सुलभ लज्जा के कारण अपनी कोमल भावनाओं को शब्द नहीं दे पा रही है। कोई बात नहीं,
वे ही पहल करेंगे और अपने और महक के प्रेम को सार्थक करेंगे। महक के वहां ना होने के बावजूद नीरज उसके पूरे वजूद को अपने इर्द गिर्द लिपटा महसूस कर रहे थे। ऐसी मदहोश अवस्था में उन्होंने महक का नंबर मिलाया है था कि दूसरे कमरे से श्यामल की आवाज सुनाई दी। उसे प्यास लगी थी। नीरज ने उसे पानी पिलाया और बिस्तर पर लिटाकर वापस बालकनी में चले आए। उन्हें इस व्यवधान से कोफ्त हुई थी, पर स्नेहा जाग ना जाए इसलिए श्यामल को फौरन चुप कराना जरूरी था। एक बार फिर नए सिरे से वे महक के प्रेम में डूब गए। नाइट सूट की जेब से मोबाइल निकालकर फोन करना चाहा, पर इस बार वे स्वयं रुक गए। कहीं स्नेहा जाग गई और फोन पर महक से बातें करते सुन लिया तो उसे क्या सफाई देंगे। इतनी रात गए किसी जवान लड़की से फोन पर क्या कॉलेज की बातें की जाती हैं। अच्छा हुआ समय रहते हुए चेत गए, वरना पत्नी को तो आज पूरा यकीन हो जाना था। वे मन महसूस कर रह गए, पर कल कॉलेज पहुंचकर महक से सीधे सीधे प्रेम का इजहार करने का ना तो उनमें साहस था और ना ही उतनी देर तक रुकने का संयम। उन्होंने एसएमएस के माध्यम से महक को धन्यवाद कहने और उसके प्रति प्रेम का इजहार करने का फैसला किया। मोबाइल में उन्होंने मदद के लिए धन्यवाद महक लिखकर वे रुक गए। पत्नी से छिपाकर प्रेम लीला प्रारंभ करने में एक बार फिर उनका साहस जवाब दे गया और आगे कुछ और ना लिखकर बस इतना ही उन्होंने प्रेषित कर दिया। मन में खुशी और अगले दिन की रोमानी कल्पना में डूबे नीरज की तंद्रा संदेश प्रेषित हो जाने की मोबाइल की तेज ध्वनि से टूटी। वे अकस्मात गूंजी आवाज से घबरा गए और फौरन मोबाइल को जेब में छिपा लिया। लगा कि किसी ने उन्हें सरेआम रुसवा कर दिया है। तभी वे एक बार फिर चौंक उठे। अपने कंधे पर एक कोमल स्पर्श का अनुभव कर वे पलटे। स्नेहा मोबाइल की चीख से जाग गई थी और नीरज को बिस्तर पर ना पाकर बाहर चली आई थी। उसने शांत स्वर में कहा, आपने महक को एसएमएस किया है ना? आप बेडरूम से भी तो कर सकते थे। नीरज को स्नेहा की आवाज कहीं दूर से आती सुनाई पड़ी और स्वयं को किसी तरह संभालते हुए वे स्नेहा के पीछे पीछे बेडरूम में आकर लेट गए। स्नेहा कुछ और ना कहकर पलटकर चुपचाप सो गई। नीरज में अपनी नेह से नजरें मिलाने का साहस नहीं था, पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। एक अपराध बोध, एक ग्लानि ने उन्हें विचलित कर दिया था, जिससे उबरना उन्हें पहाड़ सा प्रतीत हो रहा था। एक सुंदर, सुशील व समर्पित पत्नी के होते हुए किस माया जाल में फंसने जा रहे थे। स्नेहा ने उन पर कभी अविश्वास नहीं किया था। यह तो वे ही थे जिसने उसके मन में शक का बीज बोया था। वह स्वयं भी तो अभी तक एक निष्ठ पति और जिम्मेदार पिता थे। यह कौन सा भंवर है जो उन्हें डुबोने वाला था। उन्हें इस बात का भी भान हो चुका था कि स्नेहा को महक के लिए उनकी भावनाओं का पता था, पर ना तो कभी उसने इस मुद्दे को लेकर उनसे कुछ कहा, ना ही अपने फर्ज अदायगी में कोई कमी आने दी। इस पूरी फजीहत का जिम्मेदार स्वयं को मानकर नीरज की आंखें नम हो गईं। उन्होंने स्नेहा की ओर देखा। वह यूं निश्चिंत सोई थी मानो उसे नीरज पर सदा की तरह अभी भी पूरा यकीन था। नीरज ने प्यार से स्नेहा के सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन फैसला कर लिया कि वे स्नेहा के विश्वास को जिंदगी भर नहीं टूटने देंगे। अगली सुबह नीरज को अधिक रोशन लगी। स्नेहा के व्यवहार में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं हुआ था, जो नीरज की नजरों में उसे और ऊंचा उठा गया। कॉलेज जाते समय नीरज ने स्नेहा का प्रगाढ़ चुंबन लिया, जिसे वे पिछले 4-5 महीनों से भूल चुके थे। कॉलेज में उनका सामना जैसे ही महक से हुआ, पत्नी से रात को किया वादा मानो वे भूल से गए। दिल के किसी कोने में महक के प्रति प्रेम की चिंगारी अभी भी दबी थी, जो उसे देखते ही सुलग उठी। पत्नी के प्यार व समर्पण से उपजा पति प्रेम युवा प्रेमिका को देखते ही न जाने कहां गुम हो गया। नीरज को पक्का यकीन था कि महक ने उस एसएमएस को पढ़कर उनके दिल की बात जान ली होगी और आज वह भी जरूर अपने प्रेम का इजहार किसी न किसी रूप में करेगी। मन की भटकन एक बार फिर चरम पर थी।
कॉलेज बंद होने का समय हो चला था। महक की ओर से कोई प्रतिक्रिया ना पाने से प्रोफेसर नीरज बेचैन हो उठे थे। भावातिरेक में उन्होंने स्वयं ही महक से पूछ लिया, महक, तुम्हें मेरा एसएमएस मिला था? आपने मुझे एसएमएस भेजा था सर? मैंने तो देखा ही नहीं। कब भेजा था आपने एसएमएस? महक ने अपने उसी चिर परिचित लहजे में कहा जिसके नीरज दीवाने थे। नीरज थोड़े झेप से गए। नहीं, बस यूं ही, कल रात को भेजा था। महक ने फौरन अपना मोबाइल निकालते हुए कहा, अरे हाँ, रात में मोबाइल बजा तो था, पर मैं नींदी सी थी, इसलिए नहीं देखा। फिर एसएमएस पढ़कर कहा, इसमें धन्यवाद कहने की क्या जरूरत थी? मैंने तो इंसानियत के नाते वह सब किया था। और वह अपने काम में व्यस्त हो गई। प्रोफेसर नीरज के लिए यह किसी आघात से कम नहीं था। जिस लड़की को उन्होंने अपने दिल में स्नेहा की जगह बसा लिया था, उसी ने उनके प्रति इतनी उदासीनता दिखाई। वह नाहक ही अपना दाम्पत्य जरा से आकर्षण से तबाह करने पर तुले थे। अचानक उन्हें स्नेहा की याद आई। यह मैं क्या करने जा रहा था? मेरी बेवफाई को जानते हुए भी स्नेहा ने पूरा विश्वास व्यक्त किया था, पर मैं मूर्ख एक युवती के रूप जाल में उलझकर उसके प्रेम, उसके विश्वास को बौना साबित करने पर आमादा था। नहीं, अब मैं मन के चक्रव्यूह को तोड़कर तुम्हारे पास आ रहा हूं नेह। सोचते हुए प्रोफेसर नीरज ने एक बार मुड़कर महक को देखा, जो किसी सहकर्मी की समस्या सुलझाने में व्यस्त थी। मित्रों, हर कहानी में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। कहानी लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ जिंदगी की जरूरी सीख भी देती है। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।